पहले जब गैलीलियो ने उन्होंने प्रूव किया था कि ऊंचाई से जब फेदर और स्टोन दोनों को नीचे गिराया जाए और उनकी रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, तो फिर उन दोनों की जो गिरने का टाइमिंग होगा, दोनों का सेम होगा। यानी दोनों जब ग्राउंड को रीच करेंगे तो फिर उस वक्त उनकी टाइम सेम होगी। इसका मतलब सिंपल है। उनकी जो एक्सेलरेशन होगी, जिस सेम पॉइंट से उन्हें छोड़ा गया था, वहां से लेकर नीचे तक उनकी जो एक्सेलरेशन होगी जो कि बढ़ रही होगी, दोनों के लिए सेम होगी। इसके बाद जो कंफ्यूजन हमारा अराइज होता है, जो कि किसी भी ह्यूमन माइंड में सबसे पहले अराइज होता है, कि आखिर एयर रेजिस्टेंस हटाने के बाद भी एक भारी ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट, उनमें डिफरेंस होगा। गिरने के टाइम में डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है एफ जो होता है, यानी जो फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेदर और जो स्टोन है, उन दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों के लिए फोर्सेस भी अलग होंगी, है कि नहीं? इसका मतलब ये होगा कि स्टोन पर जो है ना, ग्रेविटी ज्यादा फोर्स से एक्ट करेगी एज कंपेयर टू फेदर। तो इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा फोर्स की वजह से इसको ज्यादा एक्सेलरेशन, स्टोन को ज्यादा एक्सेलरेशन आनी चाहिए, लेकिन दोनों में सेम एक्सेलरेशन आती है। ऐसा ऐसा क्यों? तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जिसका आंसर इनर्शिया से समझ सकते हैं हम लोग, इसको भी देखेंगे। और मैं आपको इसका एटॉमिक लेवल, उसके बाद में एक बार ना आपको एटम के हिसाब से भी आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब पहले मैं एक एटम बना लेता हूँ, और यहाँ पर एक एटम, और इस पर ग्रेविटी जो है एक फोर्स एक्ट करेगी, जिसको मैं एफ एफ ही रख देता हूँ, और इसका कुछ मास होगा एम। और यहाँ पर मैं कुछ ग्रुप्स बना देता हूँ एटम्स के। अब ये चार एटम्स का ग्रुप है, और इन सभी का मास जो है ना, वो है एम, एम, एम और एम, यानी कि सेम है। और ये एम जो है ना, ये इसके मास जितना ही है। इन पांचों का जो मास है ना, वो सेम है। बस फर्क इतना है कि ये जो एटम है ना, वो अकेला है, और ये जो चारों है ना, ये ग्रुप में है। ठीक है। अब जनरली हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर तो फोर्स जो है वो एक बार एक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन इन चारों पर फोर्स मान भी लेते हैं कि एक एक एक्ट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये आपस में जो है ना जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए होने की वजह से क्या होगा कि फोर्स का इफेक्ट अगर एक पर फील होता है, तो दूसरे पर भी तो फील होना चाहिए, है ना? तो इसकी वजह से इसका जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4F। ठीक है, 4F। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि इतने ज्यादा फोर्स की वजह से इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए और इसकी कम होनी चाहिए, यानी सिंगल एटम की कम होगी और ग्रुप्स ऑफ एटम्स की ज्यादा एक्सेलरेशन, इसको पकड़ना चाहिए कम टाइम में। बट ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी एक साथ आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने की वजह से हम किसी भी सिस्टम का जो मास होता है वो उसकी टोटल मास कंसीडर करते हैं। तो इसका जो टोटल मास होगा वो होगा 4m, और इसकी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि है F इज इक्वल टू ma, इसके हिसाब से मास को नीचे आ जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से 4F अपॉन 4m, ये इसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। और इससे 4 कट जाएंगे, तो एक्सेलरेशन उतनी ही आएगी जितने की इस सिस्टम की आनी चाहिए, यानी फोर्स अपॉन मास। यानी इसकी भी एक्सेलरेशन सेम और इसकी भी एक्सेलरेशन सेम। ठीक है। इसमें हमें जरूरी चीज जो कंसिडर करनी थी वो ये थी कि ये पूरा एक एक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, भले ही मास अलग अलग हो, लेकिन फिर भी एक सिस्टम का ही पार्ट है। वही चीज होती है फेदर और स्टोन में भी। ठीक है। फेदर में जितने मतलब एटम्स होंगे उन सभी पे ग्रेविटी अपने अपने काम कर रही होगी, और पूरे के पूरे जो स्टोन पे, ठीक है, स्टोन पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, उससे जो एक्सेलरेशन निकलेगा और जो फेदर पे जो एक्सेलरेशन निकलेगा ना, दोनों होंगे सेम। ठीक है। क्योंकि हमें स्टोन के सारे ग्रुप्स ऑफ जितने भी आप मास है हम कह सकते हैं, उन सभी को हमें एक
एक एक सिस्टम के तौर पे कंसिडर करना होगा। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि चैट जीपीटी से भी मैंने पूछा या फिर डिस्कशन की गूगल से भी, तो फिर मुझे पता चला कि ग्रेविटी अलग अलग चीजों पे ना अलग अलग फोर्स से ही एक्ट करती है। आपके लिए एक ह्यूमन के लिए अलग ग्रेविटी आई मीन फोर्स लगाती है, एक स्टोन के लिए अलग लगाती है। ठीक है। लेकिन हमें फील नहीं होता ऐसा, इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा मास होता है ना, मास क्या होता है, इनर्शिया को मेजर करने का, इनर्शिया का मेजर ही होता है मास। ठीक है। मास होता है इनर्शिया का मेजर, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर अगर ग्रेविटी किसी स्टोन पर ज्यादा फोर्स लगाती है फेदर से ज्यादा, तो वो उस स्टोन का तो मास भी ज्यादा है ना। स्टोन का मास जितना ज्यादा है उस पे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये जितना ज्यादा, और मतलब जैसे अगर मैं लूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट भी लगाना होगा, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो बदल जाएगा इक्वल टू में। इस मास को जब मैं नीचे भेजूंगा ऑन एम, तो ये आएगा इधर कांस्टेंट, यानी फोर्स अपॉन एम जो कि होता है एसेलरेशन। एसेलरेशन जो होती है ना वो कांस्टेंट होगी। ठीक है। यानी अगर 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 मैं मास जितना ज्यादा बड़ा लूं, यानी स्टोन लूं, स्टोन से बड़ा कुछ और व्हीकल ले लूं, या उससे भी बड़ा माउंटेन ले लूं, ठीक है, तो उनके लिए फोर्स भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, ग्रेविटी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी उन पर। ठीक है। तो फिर जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा ना उतना ही ज्यादा मास भी बढ़ेगा। आई मीन, तो जितना ज्यादा हम बड़ा मास लेंगे ना, चाहे हम स्टोन ले, स्टोन से बड़ा हम माउंटेन ले ले, उतना ही बड़ा हमारा फोर्स हो जाएगा, यानी ग्रेविटी उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी। और वो ये दोनों की जो आई मीन इंक्रीज होगी इन दोनों में, उन दोनों को जब हम ऐसे लेंगे, यानी सपोज जितना ज्यादा हमने मास जो है ना स्टोन के कम से कम 3 गुना अगर कोई मास लिया, तो फोर्स भी उस पर ग्रेविटी 3 गुना ज्यादा लगाएगी। और ये दोनों कट के एक कांस्टेंट में आएंगे जो कि ए होगा, और जो कि अर्थ के सरफेस पर ना 9.8 होता है। ओके। और ये वैल्यू बदलती रहती है, आई मीन रेडियस के हिसाब से, आई मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है। अर्थ के डिस्टेंस पे हम लोग रहते हैं, वहां पर 9.8 एक्सेलरेशन रहता है। ठीक है। और अगर हम इससे और ऊपर जाते जाएंगे तो फिर हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता रहेगा, वो इसके बारे में हमें पता चलता है इस फॉर्मूले से, जो कि होता है जी इक्वल टू कांस्टेंट जी एंड कैपिटल एम, और ये जो मास है ना ये अर्थ का मास है, पॉन आर स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर जो है वो नीचे आ रहा है, तो जितना ज्यादा हमारे पास रेडियस, यानी जितना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम हमारे पास जी होते जाएगा, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास उतना ही कम होते जाएगा। जितना ज्यादा रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उतना ही कम हमारे पास आई मीन एक्सेलरेशन होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम धरती से जितना ज्यादा दूर जाते रहेंगे ना उतना ही ज्यादा हम पे कम फोर्स लगती जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस पर हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लें, चाहे वो इससे कितना भी बड़ा हो, तो उस पर उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा जितना कि इस बॉडी पे उस हाइट पर लग रहा है। समझ गए। इसीलिए गैलीलियो का जो वो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसमें उन्होंने बोला था कि अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दे, यानी फ्रिक्शन जैसी आई मीन कांटेक्ट फोर्स को हटा दे, तो उसके बाद दोनों जो स्टोन एंड फेदर है वो धरती को सेम टाइम पे रीच करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो हमने इधर प्रूफ किया है। ठीक है। तो थैंक यू।